नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल चल रहा है उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विनय दुबे और यूपी पुलिस की जांच टीमों के बीच, जो लगातार विनय दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विकास दुबे के हाथ यूपी पुलिस से भी, यानी कि कानून से भी लंबे हैं। विकास दुबे को आज सुबह फरीदाबाद में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज ये इशारा करती है कि वो दिल्ली एनसीआर के आसपास था, लेकिन जब तक यूपी पुलिस की टीम वहां पहुंचती, उसे पकड़ पाती, वो वहां से भी निकल भागा, वहां से भी फरार हो गया। क्या अब तक उसे खबर मिल रही है? अब तक उसे जानकारियां मिल रही हैं? इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विकास दुबे मामले में यूपी पुलिस के एसओ विनय तिवारी, जिन पर लगातार जांच चल रही थी, जिनसे पूछताछ हो रही थी, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुखबिरी के आरोप लगे थे विकास दुबे के लिए। और साथ ही बता दें, चौकी इंचार्ज के शर्मा भी इस समय जांच के दायरे में शामिल कर लिए गए हैं। विकास दुबे के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर आज हो गया। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक आ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी लेकर। कुमार अभिषेक, विस्तार से बताइए, ये विनय तिवारी और के शर्मा, इन दोनों के बारे में क्या जानकारी आ रही है आपके पास? शिवेंद्र, माफ कीजिए शिवेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल रोहित, इस पूरे मामले में विनय तिवारी जो कि एसओ थे 24 थाने के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एसटीएफ लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। तो उनका आरोप था कि जब भी विकास दुबे को लेकर के कोई भी पुलिस एक्शन होता है तो जानकारी दी जाती है उसको, इसी वजह से वो हर बार बच जाता है। इस रात ये घटना हुई, उस रात भी विनय तिवारी की तरफ से फोन कॉल किए गए थे, इसके रिकॉर्ड भी मिले और इसी को लेकर के पूछताछ की जा रही थी। एसटीएफ की टीम को लगातार शक था, लेकिन कोई ठीक जवाब नहीं विनय तिवारी दे पा रहे थे। और जो चौकी इंचार्ज के शर्मा है, उस पर भी इसी बात का शक था कि तमाम जानकारियां दी, इसी वजह से पूरे ऑपरेशन में वो आगे भी नहीं गया, पीछे रहा। क्योंकि इन लोगों को पहले से पता था कि शायद आज कुछ ज्यादा भयानक हो सकता है और इसी के चलते इनको पहले पूछताछ की गई है और उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। और एक बात बहुत चौंकाने वाली है, इससे ये भी साफ होता है कि इस तरीके के अपराधी, जिस तरह का विकास दुबे था, उसका किस तरह से नेटवर्क है पुलिस के बीच में, जो कि आखिरी दम तक उसकी मदद करता रहता है। और उसी का नतीजा है कि आज पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और उसके बाद भी अभी भी अगर देखा जाए तो पुलिस तमाम कोशिश कर रही है, बावजूद इसके न सिर्फ पहले उसको जानकारी मिल जा रही है और वो फरार हो पा रहा है, बल्कि इस पूरे गांव से निकल करके वो फरीदाबाद तक पहुंच गया और पुलिस के हाथ तक नहीं पहुंचे। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। पहले थाने को पूरे लाइन हाजिर किया गया है और अब विनय तिवारी और एसआई को पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। तो जी, एसआई के शर्मा भी गिरफ्तार हो गए, विनय तिवारी भी गिरफ्तार हो गए। विनय तिवारी के नाम की चिट्ठी तक लिखी गई थी पहले मिश्रा जी की तरफ से, जो कि अब कहा जाता है कि वो चिट्ठी ही गायब हो गई पूरी सिस्टम के बीच में से। लेकिन आज भी अगर वो फरीदाबाद में पुलिस के पहुंचने से पहले गायब हो जाता है, तो क्या ये नहीं समझा जाएगा कि अभी भी पुलिस से पहले जानकारी उसको मिलती है कि पुलिस क्या करने वाली? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और इसी चलते बार बार पुलिस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें काम कर रही हैं, लेकिन नाकामी के पीछे बड़ी वजह हो सकती है कि विकास दुबे को जानकारियां मिल रही हैं और उसी का उसको फायदा मिल रहा है। कई जगहों पर पहले भी इस तरह की जानकारी मिली, हालांकि जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे भी ये जानकारी मिली कि कहाँ कहाँ पर वो रहा है और इस दौरान किसने किसने छिपाया है। उन सबको एसटीएफ ने पकड़ लिया, उन सब से मदद भी ली जा रही, लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंचे विकास दुबे फरार हो गया। फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज में आया, होटल में रुकने के लिए गया, उसी दौरान टीम भी पहुंच गई, लेकिन वो वहां से चकमा देकर निकल गया। अब वो कहा यह जा रहा है कि एकदम अकेला है, उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे लोगों से कम्युनिकेट कर सके। तो बहुत मुमकिन है पुलिस उसको पकड़ ले या फिर वो कामयाब हो जाए बाहर निकलने में। और क्योंकि बहुत बड़ी चूक होगी पुलिस की, इसलिए अब और टीमों को बढ़ाया भी जा रहा है और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में जुड़ रहे हैं, जिससे कि किसी भी सूरत में उसको निकलने नहीं जाए। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के पुलिस की पहले से भी तिरकरी हो रही है। शुक्रिया शिवेंद्र श्रीवास्तव फिलहाल जानकारी देने के लिए। शिवेंद्र, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2 पुलिस वालों पर गाज गिर चुकी है। विनय तिवारी, जिन पर पहले से शक था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही एसआई के शर्मा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर आरोप है कि ये विकास दुबे के लिए मुखबिरी कर रहे थे। एक सिपाही अजय कश्यप, जो कि इस एनकाउंटर का हिस्सा थे,
जिस रात यह पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें विकास दुबे और उसके गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मार डाला, अजय कश्यप वहां पर थे और घायल हो गए थे, गोली लगी उनको। आज अजय कश्यप हमारे साथ हैं, हाथ में अभी भी पट्टियां बंधी हैं, प्लास्टर है। अजय कश्यप, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप ठीक से, तो आपसे जानना चाहते हैं, उस रात आप वहां पर थे जहां यह पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बार विस्तार से बताएंगे सबको क्या हुआ था उस रात, कैसे इतने पुलिस वालों को मार के निकल गया विकास? जी, हमारे पास 12:30 बजे खबर आई तो हम दबिश के लिए गए बिकरू गांव में, जो कि चौयपुर क्षेत्र में आता है। तो हमारे थाने से लगभग 9 से 10 लोग गए थे। तो गाड़ी गांव से बाहर खड़ी करते, गांव में पूरे में अंधेरा था। गाड़ी से उतर के फिर तीनों थाने की पुलिस एक हुई। तो फिर उसके बाद हम गांव में गए तो गांव में लाइट नहीं आ रही थी, तो वहाँ एक जेसीबी लगी हुई थी। जेसीबी सब क्रॉस करने लगे, लेकिन जेसीबी इतनी जगह थी कि एक ही लोग एक बार में जा सके। तो सब लोग जेसीबी क्रॉस नहीं कर पाए थे, कुछ ही लोग जेसीबी क्रॉस कर पाए थे। तो किसी ने इतने में स्टाफ में टॉर्च हमारी छत पर तो एक आदमी दिखाई दिया। तो जिसमें कहा जब नॉर्मल तब इसमें अगर कुछ दिखाई देता है या ना भी दिखाई दे तो घर को पीछे से घेरते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं। तो हम 3 लोग, एसओ बिठूर सर और मैं और अजय सेंगर, 3 लोग हम घर के लेफ़्ट तरफ जाने लगे। तो जब लेफ़्ट तरफ पहुँचे तभी फायरिंग स्टार्टिंग हो गई। तो ये समझ में नहीं आया फायर आ कहाँ से रहे। तो फायर बहुत सारे फायर हुए, 20 से 25 राउंड तक फायर हुए। तो फिर हम वहाँ से एक हमें दीवार की आड़ ली। तो जब तक हम तीनों गोली लग चुकी थी, एसओ बिठूर और अजय सेंगर और मेरे, हम तीनों गोली लग चुकी, लेकिन एसओ सर को नहीं पता था उनके गोली लग चुकी है। तो उसके बाद फिर वहाँ हम कोने में उसमें खड़े हुए थे आड़ में, लेकिन वो आड़ जो थी ऐसी थी, वो विकास दुबे घर से दिख रही थी। अगर हम खड़े होते तो वहाँ हमें गोली लग सकती थी। तो फिर हमें आवाज़ आई कि बम फेंको बम। तो फिर हमने सोचा अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो हो सकता है हमारी कैजुअलिटी हो जाए। तो फिर सर ने थोड़ा दिमाग लगाया तो उन्होंने कवर फायर करते हुए सर ने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि हम बहुत दोनों ज़्यादा घायल थे। अजय सेंगर भैया और भी ज़्यादा घायल थे, उनके पेट में 2 गोली लगी हैं। तो हमने ट्रॉली की आड़ ली, एक ट्रॉली की आड़ लेके और फिर एक मकान था कच्चा सा, उसमें जाके एक गली में निकले। हमें नहीं पता था गली ये पार है या नहीं है। आज से पहले हम कभी उस गाँव में नहीं गए। अधिकतर लोग हमारे बिटरू के जो थाने गए थे वो आज से पहले उस बिकरू गाँव में नहीं गए थे, क्योंकि वो हमारे सर्किल क्षेत्र में भी नहीं आता। तो फिर वहाँ पे जो हमने फायरिंग की थी, हमारी फायरिंग कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत अंधेरा था। लेकिन उधर से जो फायर आ रहे थे वो डायरेक्ट फायर थे एकदम पुलिस के ऊपर। अजय जी, ये बताइए, पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ नहीं थी क्या? इतनी जितनी होनी चाहिए थी इतनी तैयारी नहीं थी। जो पुलिस थी नॉर्मल दबिश के हिसाब से गई थी, मतलब ना ही। हाँ, ये तो है, हमें ब्रीफ करना चाहिए था, ब्रीफ नहीं करा गया। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि असलहा जितना मांगा गया था, जितनी की जरूरत थी ऐसे एक्शन में, वो नहीं मिला। क्या सच है? जितने उस हिसाब से जो पुलिस थी उस हिसाब से हथियार थे जितनी पुलिस गई थी। क्या पुलिस टीम? लेकिन हथियार चलाने का मौका इसलिए नहीं बुलाया, हमें बहुत अंधेरा था। हथियार जो चला रहे थे पुलिस वाले वो कामयाब नहीं, उनकी गोलियां नहीं लग पा रही थी उनके, वो समझ नहीं पाए थे गोलियां आ कहाँ से रही। अंधेरा बहुत था वहाँ पे। पुलिस टीम को अंदाजा नहीं था कि ये आदमी वहां इतनी तैयारी के साथ बैठा, इतने आदमी लेके बैठा, इतना हथियार लेके बैठा? नहीं, इतना अंदाजा तो हो सकता ना हो पुलिस टीम को, ये नहीं था। नहीं, ये अंदाजा नहीं था कि इतनी फायरिंग हो सकती है वहाँ। आज पुलिस ने उसके एक साथी का एनकाउंटर कर दिया, अमर दुबे का, लेकिन विकास अब भी फरार है। जो कार्रवाई हो रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? पकड़ा जाएगा, जैसे उसके साथी पकड़े जा रहे हैं तो वो भी हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। पुलिस उसे ही पकड़ के मार। सर, अजय जी, आपके 8 साथियों को विकास दुबे ने मार डाला। आप सरकार से, अपने साथी पुलिस वालों से कुछ कहना चाहते हैं? बस वो ये उचित कार्रवाई करें, ऐसे विकास दुबे पकड़ें जल्दी से जल्दी, इसके साथियों को भी पकड़ें, यही बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कश्यप, हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं हाथ में अभी भी प्लास्टर है उनके, गोली लगी उस रात जिस रात एनकाउंटर हुआ, और वो उस रात के एनकाउंटर की पूरी कहानी बता रहे हैं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी आ गए हैं, वो सूचना सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। आराधना तिवारी हमारे साथ आ गई हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव राय हमारे साथ आ गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे भी होंगे, वो डीजीपी है बिहार के। उनका एक बयान कल से काफी चर्चा में, उनसे भी हम बात करेंगे। और एमएच खान हमारे साथ होंगे, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, पक्ष रखेंगे उसका। शलभ मणि त्रिपाठी, विकास के हाथ कानून से भी लंबे हैं क्या? लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जहां पुलिस पहुंचती है वहां से पहले निकल जाता है।
नहीं रोहित जी, देखिए कोई अपराधी चूहों की तरह भाग रहा हो ऐसा उत्तर प्रदेश के या देश के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए उसके 3 साथी मारे जा चुके हैं, 7 साथी उसके गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार पुलिस की हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और एसटीएफ ने जब फरीदाबाद में छापा मारा है तो बिल्कुल वो बाल बाल बचा है। तो होता रहता है, कई बार अपराधी भागते हैं, पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन आप ये कार्रवाई जो देख रहे होंगे रोहित जी, मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भी देख रही है कि हाँ, एक घटना हुई है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरी घटना में कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। जिस तरह की कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ हुई है, उसके साथियों के खिलाफ हुई है। आज जो अमर मारा गया है वो विकास दुबे के साथ में ही था, हमीरपुर से दूर होकर गया था कुछ पैसे वैसे का इंतजाम करने, ऐसा बताया जा रहा है। उसी दौरान उसको भी मारा गया है। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई चल रही है अपराधियों के खिलाफ, प्रभावी कार्रवाई चल रही है। और ये विकास दुबे जैसे तमाम जो अपराधी हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पर अगर आप हमला करेंगे, पुलिस से अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो किस तरह की कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ेगा, वो स्पष्ट है। देश की जनता भी इसको देख रही है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर आपको जनता ने वोट दिया, समाजवादी पार्टी बाहर हुई, आप सरकार में आए, लेकिन इस घटना ने खास तौर पर जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके एक हत्यारा फरार हो जाता है, उसके लिंक्स पुलिस सिस्टम में इतनी गहराई तक हैं, इस बात का आपको अब पता लग रहा है इतना समय सरकार चलाने के बाद, यह आपकी सरकार के ऊपर एक बड़ा दाग लगा गया जिसको धोने में बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं रोहित जी, देखिए इस पर अगर नहीं रोहित जी, इस पर आप समग्र चर्चा पे अगर जाएंगे तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि 2017 से पहले विकास दुबे के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, इसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। 2017 के पहले जब संतोष शुक्ला की उसने थाने के अंदर घुसकर हत्या की, उसके बाद से जो सरकारें रही, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन कितनी बार गिरफ्तार हुआ विकास दुबे, कितनी बार उसके यहाँ छापे पड़े, कितने मुकदमे दर्ज हुए। और 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद से उसकी 2 बार गिरफ्तारी हो चुकी थी और तीसरी बार एक बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होने जा रही थी। तो निश्चित तौर पर आखिर ये अपराधी अगर बौखलाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर इतना बड़ा कोई खूंखार नाम रहा होता तो रोहित सरदाना भी उसको जानते, आप बहुत मजहबी पत्रकार और देश भी जानता, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक शेल्टर दिया गया 2017 से पहले, और उसका प्रमाण मैं लेके आया हूं रोहित जी, मैं कहूंगा तो इससे बहुत लोगों को दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता लिए घूम रहा था, समाजवादी पार्टी में आजीवन सदस्यता उसकी पत्नी की थी और बाकायदे इस फॉर्म में उसने कहा है कि पार्टी की प्रचार प्रसार करना, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की रीति रही है पिछले 13-14 सालों में जो सरकारें रही हैं, उन्होंने जो कृत्य किए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में आपने सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखा होगा कि मेरठ में जिन लोगों ने पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जब पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो प्रियंका वाड्रा जो उनके आंसू पोंछने पहुंच गई, उनको यह बताया कि बड़े मासूम हैं, उनका केस हम लड़ेंगे। इस एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर जब अपराधी मारे जाते थे तो कौन रोता था? अपराधियों के परिवार वालों से ज्यादा यहां जो ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, वो लोग रोते थे। तो हम तो सफाई अभियान में लगे और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि इस घटना को हमने चुनौती के तौर पर लिया है। 114 अपराधी उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं जो विकास जैसे थे। आप ये आंकड़ा उठाकर पूछिएगा लोगों से कि 2012 से लेकर 2017 तक में कितने अपराधी मारे गए या 2007 से 12 के बीच में कितने अपराधी मारे गए। लेकिन 3 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 114 अपराधी मार के गिराए गए और 300 से ज्यादा अपराधियों के पैर में गोली लगी है। ये सफाई अभियान चल रहा है, इसमें इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं और इस चुनौती का हम पार करेंगे। सर, अपराधियों के खिलाफ तो सफाई अभियान चला रहे हैं, पुलिस सिस्टम और राजनीति के खिलाफ सफाई अभियान कब चलेगा, इसको लेकर सवाल मैं वापस आपके पास आऊंगा शलभ जी। उसके पहले जो आपने एक बड़ा आरोप लगाया राजीव राय से, उस पर जवाब लेना चाहता हूं। राजीव राय, आपके प्रवक्ता लगातार पिछले 4 दिन से इस मामले पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पहली बार जब एक पोस्टर सामने आया, आपकी पार्टी ने कहा कि यह फर्जी पोस्टर है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सदस्यता की पर्ची है, सोशल मीडिया पर चल भी रही है, उसकी पत्नी ऋचा दुबे के नाम से। क्या उसको भी नकारते हैं आप लोग कि वो आपकी पार्टी की आजीवन सदस्यता का शुल्क दे चुकी थी 20,000 रुपए? राजीव राय जी। रोहित जी, आज मेरा मन बहुत दुखी है और मैं इन सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ आपसे 15 सेकंड का टाइम एक ऐसे ही जघन्य अपराध के बारे में आपके मंच पर लाना चाहूँगा, इस उम्मीद में कि उस परिवार को न्याय मिल जाए। मेरे गांव की बगल की एक लड़की, जो शासन तंत्र पुलिस पर बात कर रहे हैं, मेरे गांव की एक बगल की लड़की 30 साल की पीसीएस ऑफिसर, कल उसकी हत्या कर दी गई बलिया में। उसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। उसका परिवार वाले और सारे पंचायत अधिकारी लिख कर दे रहे हैं सरकार को कि इसकी जांच कराई जाए, और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका नाम दिया गया है
ये सरकार ने और इनके पुलिस अधिकारियों ने कल तक पूछा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और इस उम्मीद के साथ कि मंजरी के परिवार को न्याय मिलेगा। बीचू से पढ़ी लिखी मेधावी 30 साल की बच्ची थी, जिसको इन लोगों ने फर्जी बिल पास कराने के लिए दबाव डालकर 3 करोड़ रुपए का गौशाला का नहीं पास की तो उसको मार कर लटका दिया है। मैं चाहता हूं उसको न्याय मिले। जहां तक आप इस मुद्दे की सवाल कर रहे हैं रोहित भाई, एसटीएफ समाजवादी पार्टी की आज तक की नहीं है। एसटीएफ के सामने जब बयान दिया उसने, जो लोग पर्ची और पंपलेट लेके फर्जी घूम रहे हैं, एसटीएफ के सामने कहीं बयान में उसका नाम नहीं आया, हम समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आया, कहीं किसी और ने रिकॉर्ड में काम नहीं आया। जो फर्जी पर्ची लेकर घूम रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सारे कुकर्म सारी पार्टियों ने किया, क्यों जब आपकी सरकार आई तभी वो थाने में घुसकर मारा? क्यों आपकी सरकार आई? आपने सुना सलम बड़ी भाई को? इतना बड़ा अपराधी होता तो रोहित भाई आपके भी नॉलेज में होता। 60 केस है, पूरे इनके जिले के पुलिस सिस्टम को चला रहा है, जिसके एसओ के लिखने के बाद एसओ का ट्रांसफर नहीं होता है। जहां भी अभी घटना के बाद भी जहां जाता है पहले उसकी सूचना दे दी जाती है, लेकिन वो बड़ा अपराधी नहीं था, इन लोगों के लिए छोटा अपराधी था। इतना छोटा अपराधी था कि टॉप 10 में भी इसका नाम नहीं दिया गया। वहां भी कहते कि समाजवादी पार्टी के लोग ही एसओ बना रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग एसपी बैठे थे, समाजवादी पार्टी के लिए टॉप 10 का लिस्ट भी बना रहे थे। जब आप आत्मचिंतन आप मंथन नहीं करेंगे, जब आपके ऊपर सवाल उठेगा तो आप इतिहास भूगोल की बात करेंगे। उसका फाइनेंसर आपके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री के साथ दिख रहा है, कभी आप उनसे भी पूछ लेते, उन पुलिस अधिकारियों से पूछ लेते। एक बात का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना सर। जब से भारतीय जनता पार्टी कल भी 5 बजे इसी कार्यक्रम में इसी आदमी को लेकर चर्चा थी। दे रहा हूं, एकदम दे रहा हूं। आपके साथी अनुराग भदौरिया यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा, मैं चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी के एक नेता के साथ विकास दुबे की तस्वीर दिखा दीजिए। सर, आज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ विकास दुबे और उसके गुर्गों की तस्वीरें लेकर, क्या कीजिएगा? रोहित कल चैलेंज कर रहे थे, आज वो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तो वो सदस्यता की पर्ची दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्जी है। रोहित भाई आप मुझको 10-12 सालों से चैनलों पर देख रहे हैं और जानते हैं, मैं टू द पॉइंट अपनी बात कह रहा हूं। मैं पहले दिन से सारे चैनलों पर अब आपके मंच और आपका भी इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस अपराधी की 5 साल की सीडीआर निकाल ली जाए, जो हमारी सरकार के टाइम पर भी था, इनकी सरकार के टाइम पर भी था। और मैं चाहूंगा कि रोहित सरदाना के शो में उस पर बहस हो जाए कि हमारी सरकार में किस नेता मंत्री से उसके संबंध थे, इनके नेता में। पहले दिन से मांग कर रहा हूं, नहीं मिल रहे हैं। ये पर्ची छपवा कर ले आते हैं, पोस्टर छपवा कर ले आते हैं। रोहित भाई 2004-5 में ना पंचायत के चुनाव किसी पार्टी सिंबल पर था ही नहीं। जो पार्टी सिंबल पर था, से पहले ये जो पर्ची दिखा रहे हैं, अब इस तरह वो आपकी पार्टी की आजीवन सदस्य थी ऋचा दुबे, वो थी या नहीं थी ये बता दीजिए आप, इतना तो आपको पता होगा। 2015 की पर्ची कटी है। आप 12 साल से समाजवादी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रहे हैं, 5 साल पुराना रिकॉर्ड तो आपको भी मालूम होगा। मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं कि 20,000 की पर्ची, मुझे नहीं पर्चा कि इस पर्ची की ऑथेंटिसिटी क्या है। 2004-5 में 20,000 तो फीस भी नहीं था और आजीवन सदस्यता का उस टिकट का सवाल भी नहीं था, सिंबल भी नहीं था उस पोस्टर पर। कहीं 2015 की पर्ची है सर, दिखा दीजिए, पार्टी का सिंबल दिखा दीजिए तो बात कहें। पर्ची तो मैं भी इनके भी तो कहीं मैं पर्चा ला दूं। एसटीएफ में तो 2017 में बोला, एसटीएफ के सामने तो 2017 में इनके पार्टी के नेताओं का नाम लिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिनके नाम लिए उनसे पूछताछ हुई, जिनके नाम लिए उनको पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। जो साक्षात है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, वो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनसे नहीं पूछा जाएगा। एक पर्ची लेके आ जाएंगे। ये इनकी आत्मचेतना है, ये इनका आत्ममंथन है। मतलब केवल इतना बता दीजिए ना को स्वीकारेंगे कि वो आपकी पार्टी की सदस्य है कि नहीं है, फोटो कापी बात ही खत्म है। या जिंदा जागता सांसद, विधायक, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। सदस्य है या नहीं, इतना ही बताना है बस। पर्ची फर्जी है नहीं है ये तो जांच का विषय हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ तो हर चीज पर सवाल उठा देना, मैं बता रहा हूँ, और उस पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देना कि वो जांच में चले जाए, ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है ना, सब राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं। ठीक, ओके ओके, दो टूक आपने कह दिया कि आपकी पार्टी की सदस्य नहीं है, आपकी पार्टी से लेना देना नहीं है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। शलभ मणि वो कह रहे हैं कि पर्ची झूठी है जो आप लेके बैठे, फटाफट जवाब दीजिए। फिर आराधना जी आ गए, एमएच खान आ गए, बोलिए शलभ मणि। रोहित जी क्रम संख्या 1207 26/11/2015 और बकायदे 20,000 की पर्ची है। इनके जो प्राप्तकर्ता उनकी तरफ से ये पर्ची है, ये तो जांच के दायरे में आएगी, वो आपके सामने स्पष्ट है।
और बाकायदे जो ऋचा दुबे ने अपना ये पर्चा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो लगातार वो और उनके पति सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रसार करते हैं, अखिलेश जी की और जो समाजवादी पार्टी की नीतियां उनको आगे बढ़ाते हैं। आज आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि विकास दुबे पर 2017 से पहले कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की, इनसे पूछिए ना। कितने छापे इन्होंने मारे, कितने मुकदमे इन्होंने विकास दुबे खिलाफ लिखे, क्यों 2017 के बाद ही विकास दुबे खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई। जो मैंने कहा कि इतना खूंखार अपराधी क्यों चर्चा में नहीं आया, उसका कारण क्या है कि एक अपराधी को जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी ने बनाया, एक अपराधी को जिसने थाने में घुसकर हत्या की, उसने संतोष शुक्ला की हत्या की, उसके बाद उसको जनप्रतिनिधि बनाया इन्होंने, इसलिए उसको चर्चा में नहीं लाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके खिलाफ फरारी का नोटिस नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसको जनप्रतिनिधि बनाया था, इसलिए उसका नाम चर्चा में नहीं आया। आज समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी सुनते रहे ना, बीच में नहीं बहन बोले। जी हमारी बहुत प्रिय थी, बहन जी को हमको टिकट देना था। नहीं देखिए रोहित भाई, जब मैं सच बोलूंगा तो दिक्कत होगी। मैं तो पूछता हूं ना कि 2017 के पहले आपने कितनी बार विकास को जेल भेजा, इतना ही बता दो चलो कि आपने 2017 के पहले विकास के यहाँ कितने छापे मारे, कितनी बार जेल भेजा। 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार थी, कितने मुकदमे दर्ज किए, आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई छापा नहीं मारा, कोई जेल नहीं भेजा, उसको जिला पंचायत सदस्य बनाया और समाजवादी पार्टी की पर्ची दे दी। हमने तो 2 बार जेल भेजा, तीसरी बार बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करने जा रहे थे। तो यही स्पष्ट है कि जिसकी मिली भगत थी, जिसका संरक्षण था, आपने एक अपराधी को जनप्रतिनिधि बना दिया। समाजवादी पार्टी ने स्वीकार तो नप गए जिनको अभी अरेस्ट कर लिया गया, मैं कहता हूं एसआईबी नप गए जिनको अरेस्ट कर लिया गया अभी। लेकिन वो देखिए, नेता देखिए, जिनके साथ तस्वीरें हैं, उनकी कोई जांच, कोई पड़ताल, कोई पूछताछ, कुछ होगा? देखिए रोहित जी, आप बहुत से शोज में जाते हैं, आपके साथ भी लोग कहते हैं कि पिक्चर खिंचवा लीजिए, आप उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई बार नहीं मांगते। तस्वीरें आई हैं, मैं इस बात तो कह रहा हूं, लेकिन आप इनसे पूछिए ना कि 2017 के पहले सपा बसपा की सरकार में विकास दुबे के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई। एक एनसीआर तक इन्होंने रजिस्टर नहीं की है। इन्होंने छापे मारना तो छोड़िए, ये बाकायदे उसकी सरपरस्ती में पलते थे। और रोहित जी आप पता कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हिस्ट्री शीटर सम्मेलन हुआ जिसमें आनंद स्वरूप एसएसपी थे। उन्होंने हिस्ट्री शीट फाड़ी विकास दुबे की। क्यों फाड़ी? हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री शीट फाड़ के उसको सम्मानित नागरिक बनाने का तमगा क्यों दिया गया? तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में इस तरह के अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया। नतीजा यह है कि जब योगी की सरकार आई है, हमने कार्रवाई करनी शुरू की है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दीमक लगी हुई है और उस दीमक का नतीजा है कि आज 2 खाकी वर्दीधारियों को जेल भेजना पड़ा है। ऐसे सारे लोग जेल जाएंगे जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त होंगे। रोहित भाई 10 सेकंड सर, 200 पुलिस वालों की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कल से। अगर इतना बड़ा नेटवर्क विकास दुबे का पुलिस सिस्टम में था तो समझ लीजिए पुलिस का नेटवर्क खुद का इतना मजबूत नहीं होगा जितना उस अपराधी का पुलिस के अंदर मजबूत था। राजीव राय कुछ कहना चाहते हैं, बोल लीजिए। उसके बाद बड़ा आरोप शलभ मणि ने लगाया बहुजन समाज पार्टी पर। एमएच खान बोलेंगे, आराधना जी बोलेंगी। फटाफट राजीव जी अपनी बात रखिए। रोहित भाई मैं आपसे जानना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इस सवाल को कि जिस पर्ची पर दिखा रहे हैं, पर्ची पर सवाल कर रहे हैं और हवाई बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा सही है या एसटीएफ के सामने दिया गया बयान? एसटीएफ के सामने वो जिंदा वो अपराधी बयान देता है, एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि 3 सालों से इनकी सरकार थी, सारी सरकारें बेकार थी, 3 सालों से इनकी सरकार थी, और आपके सामने ये बोले कि रोहित भाई अगर इतना बड़ा अपराधी होता तो आप भी जानते टॉप 10 लायक भी नहीं था। तो 2004-5 के बाद 2017 में सीधे बड़ा अपराधी हो गया, बीच में अपराधी नहीं था। मतलब ये अपनी पॉइंट के जवाब नहीं देंगे, सरकार में भी जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, पॉइंटेड अपराधी तो था ही कि टॉप 10 में उसका नाम क्यों नहीं था? टॉप 10 में नाम क्यों? या तो बोलिए समाजवादी पार्टी के लोग बना रहे थे सूची, आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग सूची बना रहे थे, अपना लायक निकम्मे थे, आपके हाथ में न एसओ था, ना आपके हाथ में सीओ था, ना आपके हाथ में। हम तो कहीं ना आपने जनप्रतिनिधि बना दिया उसको, इसलिए उसका नाम नहीं था। 2017 से पहले आपने तो जनप्रतिनिधि उसको एमएच खान और आराधना जी आप भी बता दीजिए किस मत में छुपा हुआ है। देखिए आप दोनों बात कर रहे हैं, राजीव जी, शलभ जी, प्लीज 2 मेहमान और हैं, दोनों की आवाज थोड़ा सा अब मुझे लगता है इंतजार करिएगा। अब आपके पास वापस आऊंगा, पहले बाकी दोनों का कमेंट ले लूं। एमएच खान, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर बीएसपी के ऊपर लगा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार रहते तो उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी गई थी ताकि वो सम्मानित नागरिक हो जाए, और आप कल से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कि वो केवल अपराधी नहीं है, उसके साथ के पुलिस वाले भी अपराधी हैं, जिनमें से 2 आज पकड़े गए, और कल जिसकी आपने मांग की थी कि एसएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कल दिखाई दी। बोलिए एमएच खान फटाफट, फिर आराधना जी बोलेंगी। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीट की उसके कागज फाड़ दिए गए। कौन से कागज फाड़े गए
रजिस्टर से फाड़े गए कि हवा में फाड़ दिए गए। उसके बाद भी 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या किसके शासन में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उनके शासन में इसने थाने में घुस के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त को हत्या की थी। और उसके बाद सारे पुलिस वालों ने कोई गवाही नहीं दिया, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया और उसको खुला छोड़ दिया। आरोप लगाना बहुत आसान है। अब उसके बाद देखिए, अगर इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था तो 2017 से अभी तक क्या कर रहा था? 2017 से इन्होंने कहा कि हमने इतने 100 आदमी मार डाले, हमने इतने अपराधी मार डाले, तो ये कहां घूम रहा था? विकास दुबे कहां घूम रहा था? क्यों नहीं मारा आपने? क्यों नहीं मारा आपने भाई? क्यों इसको छोड़े रखा आपने? तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही आती है कि आपने इसको छोड़ के रखा था कि आपके लिए काम करेगा ये अभी देखिए अवनीश अवस्थी के साथ इसकी फोटो आ रही है, किसके साथ फोटो इसकी नहीं है। ये मजाक नहीं है जो आप मणि जी बता रहे हैं। आप अपराधी कह देना आसान है और उसके बाद आपके वहां संरक्षण पा रहा है, आपके सारे एसएसपी के साथ उसकी फोटो है, 200 पुलिस वालों के साथ उसका कनेक्शन है। किसके राज में है ये? अरे आपको पता नहीं है उसके साथ फोटो नहीं है किसी की? आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। 200 विकास दुबे के साथ अवनीश अवस्थी और एसएसपी की फोटो नहीं है। दूसरी बात मैं अपने आप को पूछना करेक्ट चाहता कीजिए। हूं, बड़े ईमानदारी से पूछना चाहता हूं रोहित सरदाना जी, आपके सामने, क्योंकि आप बड़े ऊंचे पत्रकार हैं, ये बता दीजिए, इतना दुर्दांत अपराधी को मारने के बजाय इस उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कैसे गया? सवाल बहुत बड़ा है। आप वहां पे फायरिंग चल रही है, आप वहां पे फायरिंग करने पे वहां पे सारे लोगों को डिस्पोज कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अपराधी भाग जाएगा। वो मुझे जो जानकारी मिली है उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता ठीक से, और वो कैसे भाग गया बिना पुलिस की मदद से, बिना हाई प्रोफाइल मदद के कैसे भाग गया? आप भाग गया तो पकड़ने में आपको छींकें आ रही हैं, छींकें आ रही हैं। दूसरे प्रदेशों से आप बिहार में हाथ डाल रहे हैं, हरियाणा में हाथ डाल रहे हैं। एमएच खान, जो बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे भाग गया इतनी जांच के बावजूद, इतनी नकेल कसे जाने के बावजूद, ये तो सवाल है ही, लेकिन इतने साल उत्तर प्रदेश में जिंदा कैसे घूमता रहा ये भी तो सवाल है। आराधना जी, क्या केवल पुलिस सिस्टम में 2-4 लोगों को सेट करके बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है कि कोई अपराधी अपने घर में इतना असलाह जुटा ले और इतनी हिम्मत जुटा ले कि अपने ऊपर छापा मारने आई पुलिस पूरी पार्टी को वो हत्या करके निकल जाए वहां से? रोहित जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो आज ये है कि आज सारे दल और शासित पार्टियां ये कह करके अपना अपना पल्ला झुड़ा रहे हैं कि हमसे ज्यादा पाप किसने दूसरे नहीं किए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, 7 बुरी तरह से घायल हैं जो लखनऊ के कानपुर के एक अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। मैं स्वयं देखने गई थी, मैं जो शहीद थे उनके परिवार से भी मिली, अस्पताल में भर्ती सारे जो पुलिस के जवान थे मैं उनसे भी मिली, मैंने पूरी उनकी आप बीती सुनी है, खुद सुन करके आई हूँ। और मैं आपसे एक लाइन में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो उनसे मैंने सुना है, जो चश्मदीद थे, जो जिनकी घटना के चश्मदीद थे, उन्होंने उनकी बात सुन करके मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन। उसके बाद भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सरकार किसी की भी रही है, पर इस वर्तमान समय में लखनऊ में 2-2 घर विकास दुबे के थे, वो लगातार यहीं से रह करके ऑपरेट करते थे। लॉकडाउन के समय जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वो कानपुर में थे, जहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा असलहों का जखीरा रखा, सारी चीजें हुई, पर पुलिस की जो पार्टी उनके ऊपर दबिश डालने गई, उनके ऊपर ही उन्होंने अटैक कर दिया जिसमें इतने जवान शहीद हुए। सवाल दूसरा है, सवाल आज ये है कि उसके बाद से वो फरार है, उनकी पत्नी फरार है और किसी को आज 6ठा दिन हो रहा है। जो 40 पार्टियां निकली थी उनको ढूंढने के लिए, वो खाली हाथ वापस आ गई। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस सूबे में भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर आई थी, कानून व्यवस्था के नाम पर आई थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी बात का विश्वास दिखाया था। मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश के सदन में यही कहते रहे कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में है, या छोड़ करके चले गए हैं, या ऊपर चले गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ
कि जो अपराधी जिसके 60 मुकदमे की हिस्ट्री शीट थी, वो रोजी, क्या मैं जवाब देना 10 चाहूंगा। या 20 मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश के अपराधियों में उसका नाम क्यों नहीं था? ठीक है, और आज क्यों नहीं उसके ऊपर बिल्कुल ठीक। जैसे कार्रवाई की? आपका जैसा सवाल हमारे साथी शलभ मणि कह रहे जवाब थे दे रहे हैं कि आपकी बात का, आराधना आ जी। जाता था। उसके बाद तो डीजी झूठ गुप्तेश्वर करके पांडे तो बिहार से आ रहे हैं हमारे साथ, जरा उनसे कुछ सवाल लेंगे, उनका एक बयान बड़ी चर्चा में है कल से। ठीक ठीक आराधना जी, फटाफट शलभ मणि जवाब देना चाह रहे हैं, दीजिए जवाब शलभ के मणि। बीच में रोहित जी 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो राजनीतिक दल जिनकी सत्ता थी उन्होंने विकास दुबे को अपराधी से माननीय बना दिया था और हिस्ट्री शीट उसकी तैयार होनी थी, इसीलिए 3 बार गिरफ्तारी 2 बार गिरफ्तारी हो चुकी थी और तीसरी बार गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें चढ़ी थी। लेकिन मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब यहां पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कौन जाता है रोते हुए कि नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है, पुलिस अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी जाती है। प्रियंका वाड्रा जा जाके आंसू बहाती है और कहती है कि साहब नहीं नहीं इनको मारो मत, इनको इन पर लाठी मत चलाओ। वो मेरठ में भले लोगों को जिंदा जला दें, वो भले पुलिस वालों पर बम फेंक दें, लखनऊ में पत्रकारों की गाड़ियां जला दें, उनके साथ पुलिस की लाठी नहीं चलनी चाहिए, अपराधियों पर पुलिस की लाठी नहीं चलनी चाहिए। आज ये कौन से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? ये प्रियंका वाड्रा ही तो थी जिन्होंने कहा था वकील देंगे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए हम वकील देंगे। किनके लिए? जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, जिन्होंने पत्रकारों की गाड़ियां जलाई, उनके साथ खड़े हैं। ये अपराधियों को बढ़ावा देने वाले दल हैं। रोहित जी आपने देखा इनका चेहरा कि मानवाधिकार आयोग में रोते हुए कहते ये लोग कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पुलिस को लाठी नहीं चलानी चाहिए। मेरठ में पुलिस वाले जिंदा जलाने का प्रयास हुआ, जब पुलिस वालों ने कार्रवाई की तो प्रियंका वाड्रा नहीं थी। आपका सवाल मैं अभी आराधना जी से पूछ दूंगा। आराधना जी आप आराम से, मौका आपको मिलेगा जवाब देने का, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक मेहमान आ रहे हैं, बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कुछ सेकंड मैं उनसे सीधी बात करूंगा और उम्मीद करूंगा आप लोग सुने जरा उनकी बात को कि वो कह क्या रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी आपका आज तक पर स्वागत है। लगातार यह चर्चा थी कि यह आदमी बिहार की तरफ जा सकता है, उत्तर प्रदेश से अपराधी जब भागते हैं तो बिहार उनके लिए स्वर्ग होता था एक समय, आज भी स्वर्ग होता है क्या बिहार अपराधियों के लिए? आपका सवाल तो बड़ा है, लेकिन जनता को और पूरी देश की जनता को यह जानना चाहिए कि इतना मूर्ख नहीं है। बिहार की तरफ वो झांक भी नहीं सकता है। बिहार आने की संभावना, रास्ते हैं। वो चाहे तो नेपाल में प्रवेश करके, नेपाल के रास्ते से हमारा पोरस बॉर्डर है, 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं नेपाल से, तो कोई आदमी आज आ सकता है। लेकिन वो बिहार पुलिस का रुख और बिहार की एसटीएफ का रुख और हमने जो ऐलान कर दिया उसको अच्छी तरह से पता है। और ऐसे दुर्दांत अपराधी ऐसे नहीं चले आते रोड पर टहलते हुए, उनके लिंक्स होते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं कि वो कौन बुला सकता है, किसके थ्रू बिहार में प्रवेश कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता रहता है कि गोपालगंज से आएंगे तो क्या उनके लिंक हो सकते हैं, सीतामढ़ी से आएगा तो क्या उसके लिंक हो सकते हैं, सुपौल से घुसेगा कोई अपराधी तो उसके क्या उसके लिंक हो सकते हैं। तो सारे ऐसे लोगों पर हम लोगों की नजर है। इम्पॉसिबल है उसका बिहार में आना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आ ही नहीं सकता। और आएगा बिहार की धरती पर पैर रखते ही पुलिस अपराधियों के लिंक्स पर नजर रखती है। सर आप कह रहे हैं पुलिस अपराधियों के लिंक्स पर नजर रखती है, यहां तो उल्टा है ना, अपराधी पुलिस के लिंक्स पर नजर रखे हुए, इसीलिए तो 8 लोगों को मार के भी फ्री घूम रहा है अब तक। मैंने फेसबुक पर देखा, किसी ने लिखा ये ब्राह्मणों का शेर है, शर्म आनी चाहिए, घिन आती है मुझे। अगर इसको शेर बोलते हो तो भगत सिंह कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, अशफाकुल्ला कौन थे? जो वतन के लिए शहीद होता है वो शेर होता है। क्रांतिकारियों की फिर से परिभाषा बदलोगे क्या? ये पेशेवर अपराधियों को शेर बनाओगे, क्रांतिकारी बनाओगे और मारे जाएंगे तो इनको शहीद बोलोगे? अपराध की संस्कृति को समूल उखाड़ना होगा। इसमें आम जनता को ये समझना होगा कि अपराधी जात का देखकर अपराध नहीं करता है। ये शेर है पहली। इसमें जो मारा गया डीएसपी किस जाति का था? जिस शुक्ला जी की थाने में जाकर के इसने हत्या की थी वो किस जाति के थे? एक पांडे जी की इसने हत्या की थी वो किस जाति के थे? अपराधी जात देख करके अपराध करता? चोरी, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, ये हत्या ये जात देख कर करता है क्या? ऐसे अपराधियों के विरुद्ध में सारे समाज को संगठित होकर के और खड़ा होना चाहिए अपराध की संस्कृति के खिलाफ। अपराधी को केवल अपराधी समझना चाहिए, उसको हीरो बनाइएगा, उसका सम्मान। सर मेरा सवाल पुलिस के लिंक्स पर है
और आप जनता के लिंक्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन सर एक तबका तो फिर समाज में ऐसा भी है जो ये कह रहा है अपनी जाति की वजह से ही बचा हुआ, किसी और धर्म का होता तो आतंकवादी बना के मार दिया गया होता अब तक। फिर क्या कहिएगा उनसे? देखिए, इस पर मैं डायरेक्ट सीधी टिप्पणी करने से बचूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपराध की संस्कृति की जी बात कर रहा हूं, उसको आप समझिए कि मैं मूल में, जड़ में जा रहा हूं कि अपराधी की इतनी हैसियत हो जाती है जब जात के नाम पर हम अपराधी को समर्थन देने लगते हैं, सहयोग देने लगते हैं, उसको हीरो बनाने लगते हैं, शेर बनाने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, फूल माला पहनाने लगते हैं, उसका सामाजिक सम्मान करने लगते हैं, उसके पीछे खड़े होकर उसका जिंदाबाद करने लगते हैं, तो उसकी ताकत धीरे 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 बढ़ने लगती है। और हो सकता है कि इतनी ताकत बढ़ जाती है, जन समर्थन हो जाता है कि कुछ राजनीतिक लोगों की मजबूरी हो जाती हो उसको देखना, उसको खुश रखना, उसको संतुष्ट रखना। ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन हमें इसी चीज को तोड़ना है। हम हीरो ही ना बनने दे किसी अपराधी को, चाहे कि वो ब्राह्मण हो, चाहे कि वो ठाकुर हो, चाहे कि वो मुसलमान हो, चाहे कि वो किसी जात का, किसी मजहब का कोई भी हो। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए और वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाए, उसको हीरो बनने ही नहीं दिया जाए। ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे साहब आज तक पर आने के लिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सवाल उठा रहे हैं उन लोगों पर जो कि जाति की वजह से उसके साथ खड़े हुए हैं। और आराधना जी, कल भी मैंने ये सवाल उठाया था, उसका जवाब नहीं मिला। अचानक आपकी पार्टी को ऐसे समय में जब एक अपराधी की जाति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह के नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता चिट्ठी लिख देते हैं, माहौल बनाने लगते हैं कि ब्राह्मणों के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है। इस समय चक्कर क्या है? उसमें भी वोट बैंक तलाश रहे हैं क्या? आप अपने सवाल दोबारा पूछे रोहित जी, स्पष्ट नहीं है आपका सवाल। मेरा सवाल आराधना जी जितिन प्रसाद जी की चिट्ठी को लेकर है, जिसमें ब्राह्मणों को वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ लाने की कवायद और एक कोशिश दिखाई पड़ती है। क्या आपको लगता है कि उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाना ठीक नहीं है इस समय, कि इसी समय वो चिट्ठी क्यों लिखी गई जब विकास दुबे को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं? उसका घर तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें क्यों उठी? मुझे नहीं लगता कि जतिन प्रसाद जी ने कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और अगर दिया भी है तो मेरे संज्ञान में नहीं। सबसे पहली बात। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, प्रियंका गांधी जी ने जो स्टैंड लिया वो बहुत स्पष्ट है कि कुख्यात अपराधी है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो हमारे भारत के संविधान की जो धाराएं हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक एनएसए की कार्रवाई इस पे क्यों नहीं की गई थी? एक साथी ने पूछा, मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बार बार वो उसके ऊपर मुकदमे होते हैं और वो बेल पे छूट के चले आते हैं। अरे मुकदमे अगर होते हैं तो पुलिस ही तो केस डायरी प्रस्तुत करती है, उन तथ्यों के आधार पर ही तो न्यायालय से उसको रिलीफ मिलती है। तो इसमें न्यायालय की कोई गलती तो है नहीं कि वो उसको जमानत दे देती है। गलती तो उन इच्छा शक्ति की है, जो सरकार की कमी है कि ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा, मैं शलभ जी मेरे लेकिन शलभमणि की बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने तो आप पर सीधा आरोप लगाया कि जब एनकाउंटर करते हैं तो आप ही की नेता चली जाती है उनके घर पर और कहने लगते हैं कि हाय देखो मार दिया बेचारे को। देखिए, अगर गलत जहां भी होगा, पुलिस के साथ गलत हुआ, शहीद हुए 8 जवान, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, मैं और प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी के कहने पर वहां पे गए थे। तो जहां भी अन्याय होगा, जनता के साथ होगा, पुलिस के साथ होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे कितनी बार भी आप हमें अरेस्ट करके जेल में बंद कर दीजिए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच कहेंगे और सच के लिए लड़ेंगे। ये जिस तरह की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक पूछना चाहती हूँ, बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दीजिए। 6 साल से ये देश विकास का इंतजार कर रहा है, देश में विकास नहीं आया। आखिर 6 दिन हो गए, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का इंतजार हो रहा है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि वो विकास दुबे उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ कब लगेगा, उत्तर प्रदेश आएगा भी कि नहीं आएगा? इसका जवाब शलभमणि जी वहां बैठे हैं, ससम्मान में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपका सवाल शलभमणि से पूछता हूँ, उसके पहले आपने मुझसे सवाल पूछा है, शलभमणि दोनों का जवाब एक साथ देंगे। सर एक सेकंड, शलभ जी, एमएच खान भी आप ही से सवाल पूछेंगे, मुझे उम्मीद है।
वो कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें आप, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एमएच खान बोलिए पहले। जी सर, रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन ने जब ये इनकाउंटर हो रहा था उस समय जो उसको फिर बचाने का काम किया है। देखिए, आईजी साहब ने कहा कि आईपीसी धारा के 100 के अंदर हम इनके मकान की तलाशी लेंगे, इनके मकान में बंकर है, इनके मकान में असलहा छुपा है, मकान तोड़ा गया, बहुत सही किया गया, वहां मकान तोड़ दिया गया। लेकिन कोई कानून की धारा बताइए जिसमें पुलिस गाड़ियों को तोड़ती हो, जिसमें पुलिस ट्रैक्टर ट्राली को तोड़ती हो, ऐसा कोई धारा नहीं है। फिर ये कानून से बचाने का प्रयास किया पुलिस वालों ने। अगर ये जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट में इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी कि तुमने किस धारा के तहत, किस कानून के तहत तुमने इनकी गाड़ियों को तोड़ा, तुमने इनके ट्रैक्टर ट्राली को तोड़ा, तुमने इनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ा। ये कहां है? और असलम मणि जी बता दीजिए। आपसे मैं फिर कहता हूं, अब आपके माध्यम से सरदाना जी मांग करता हूं मैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कह रहे हैं पन्ने फाड़ दिए, अरे रजिस्टर तो मौजूद होगा भाई, रजिस्टर कहां चला जाएगा? रजिस्टर से लेके पन्ने बनाए जाते हैं, रजिस्टर के ऊपर पन्ने नहीं बनाए जाते हैं। अब सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। ये जो काम आपने किया है, जो पुलिस के माध्यम से किया है, पुलिस के माध्यम से बचाने का काम किया है, कोर्ट में जाने पर उसके लिए आप तैयार हो जाइए। सुनिए ठीक है, चलिए 2 सवाल एमएच खान और आराधना जी की तरफ खान साहब ने शलभ मणि जवाब दे दीजिए, फिर राजीव राय भी उंगली उठाएं। बोलिए। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत गंभीर सवाल हैं, मुझे थोड़ा शांति से सुनेंगे। खान साहब क्वारंटीन थे, मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले नहीं, या तो इन्होंने टीवी देखा नहीं या केबल कनेक्शन का काम नहीं कर रहा। ये विकास दुबे का इंटरव्यू सुन लेंगे तो इनकी सारी बातों का जवाब इनको मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं बहन जी का बहुत करीबी था, संतोष शुक्ला केस में सरेंडर नहीं कर पाया था, नहीं तो बहन जी मुझे विधानसभा का टिकट देना चाहती थी। उसका इंटरव्यू है, रोहित जी आपने सबने चलाया है। तो कौन अरे सुन लीजिए। अब देखिए, मैं कहा ना कि सच बोलूंगा चिल्लाएंगे। देखिए चिल्लाने लगे, देखिए मुल्ला जी चिल्लाने लगे। चुप रहिए, दो मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे खान साहब, अरे खान साहब सुन लीजिए, अरे खान साहब सुन लीजिए। मैं समझ गया, मिर्ची लग गई आपको। सुन लीजिए, मिर्ची लग गई, मुझे पता है मिर्ची लगेगी, क्योंकि बहन जी का नाम लिया ना उसने, कहा बहन जी टिकट देना चाहती थी। सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूँ, बौखला अभी मिर्ची लगेगी। ओहो, मैंने कहा ना कि आपने लगता है टीवी देखा नहीं था। सुनिए। दूसरा, अरे सुन लीजिए। अरे खान साहब क्यों भाग रहे हैं खान साहब? क्यों उसको आपने जनप्रतिनिधि बना दिया? अरे सुनिए, मिर्ची लगेगी आपको, मिर्ची लग गई। देखिए लग गई मिर्ची आपको, लग गई मिर्ची, क्योंकि सीटर को माननी आपने बना दिया। एमएच खान जवाब तो सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया तो मिर्ची लग गई। खान साहब को मिर्ची लग गई। साहब जवाब तो सुनिए, आपने सवाल उठाया तो आराधना जी के जवाब भी देने दीजिए उनको, क्योंकि बहन आराधना जी का जवाब भी तो देने दीजिए उनको। उसको टिकट देने का मन बना लिया था। विकास दुबे ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बहन जी ने टिकट देने का मन बना लिया था, लेकिन संतोष शुक्ला मर्डर केस में मैं सरेंडर नहीं हुआ था, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मुझे जिला पंचायत में शामिल कराया। अरे सुनिए खान साहब, दूसरी बात, अरे सुनिए, मिर्ची लगेगी, अभी और लोगों को मिर्ची लगेगी। रोहित भाई देखिए, ये सच बोलने नहीं देंगे। ये देखिए रोहित भाई, ये सच नहीं बोलने देंगे। देखिए इनको मिर्ची लग रही है। अरे सुनिए, सुन लीजिए ध्यान से, अभी और मिर्ची लगेगी। अरे अभी और मिर्ची लगेगी। खान साहब, आपकी मिर्ची का कोटा पूरा हो गया, बाकियों पर आ जाइए। अभी खान साहब ने कहा, अरे सुनिए, अभी खान साहब ने कहा कि कोर्ट में धज्जियां उड़ेंगी। अरे सुनिए, अभी आपने कोर्ट की धमकी दी, अरे सुनिए, अरे सुनिए खान साहब, अरे सुन तो लीजिए, आपने कोर्ट की धमकी दी। रोहित जी इनको चुप कराइए। तब देखिए, चाहते नहीं कि मैं बोल पाऊं, ये चाहते नहीं कि इनकी पोल खुले। रोहित भाई इनको चुप कराइए, नहीं तो इनकी पोल एमएच खान पिछले 2 मिनट से देख रहा हूं, आपने सवाल उठाया लेकिन जवाब आप सुनने को तैयार नहीं है। सुनिए एमएच खान साहब, शांति से सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। आपकी बात आप रख रहे थे, वो नहीं बोले, वेट करते रहे, लेकिन अब आप लगातार बोले जा रहे हैं। अरे भाई, आपका नंबर आता है, बोलते हैं, कोई नहीं बोलता ना बीच में। खान साहब एक एक करके जवाब देने दीजिए उनको। 2 लोगों ने उनसे सवाल पूछा। खान साहब की दाढ़ी में तिनका है, प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। खान साहब की दाढ़ी में तिनका आ गया, इसलिए सवाल आराधना जी ने उनका जवाब दीजिए। कोई बात नहीं। सुनिए, दूसरी बात, हमारा भी तिनका निकाल दीजिए ना। अरे सुनिए, खान साहब प्लीज सुन लीजिए, मिर्ची लगनी लाजमी है। एमएच खान प्लीज, चलिए आवाज कम करें। एमएच खान
आवाज कम करें, शलभ मणि फटाफट कमेंट कीजिए, समय खत्म हो रहा है क्योंकि। सुनिए, अब देखिए, इन्होंने कोर्ट की धमकी दी। कोर्ट की धमकी रोहित भाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को पहली बार नहीं दी जा रही। कोर्ट की धमकी लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तब भी गई थी जब कहा था कि उपद्रवियों का पोस्टर नहीं हटाया तो कोर्ट चले जाएंगे। पोस्टर आज भी चौराहों पर लगा है। हम किसी इस तरह की धमकी से नहीं डरते और अपराधियों के साथ सलमान खुर्शीद खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को कानूनी धमकी देगा, कानून का मजाक उड़ाएगा, उसका घर भी गिराया जाएगा और ऐसे अपराधी भी गिराए जाएंगे। ये लिख कर ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 114 अपराधी मारे जा चुके हैं। मैं चुनौती देता हूं, 2007 चलिए शलभ जी, समय खत्म हो गया। 2012 से लेकर 17 में कितने अपराधी समय, सर समय इजाजत नहीं दे रहा। ये सारी चीजें तो अब आपके हाथ में है ना, सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं, सरकार आपकी है। पोल पट्टी खोल के रखिए सामने, बताइए देश को कि किस सरकार के किस नेता ने, किस मंत्री ने, किस अफसर ने किस अपराधी की कितनी मदद की, किस अपराधी के कितने लोग आज भी पुलिस के सिस्टम में या राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, केवल अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन मत चलाइए योगी जी। ऑपरेशन क्लीन चलाना है तो राजनीतिक संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ भी चलाइए और उन अफसरों के खिलाफ भी चलाइए जिनकी वजह से मुखबिरियां होती हैं। और ऐसे 8 पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं वो घर नहीं लौट पाते, अपराधियों की वजह से जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। राजीव राय जवाब देना चाहते थे लेकिन माफी चाहता हूं राजीव जी, समय बचा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जो सवाल हमने आज पूछा था, लोगों ने उसके क्या जवाब दिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।